Hello friends, welcome to सीताराम IAS यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस ए पर्टिकुलर रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक जो कि आपकी है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट 2022। तो इसको हम देखेंगे। इससे पहले हम देख लेंगे कि इसका रिलेवेंस क्या है। तो रिपोर्ट का तो थोड़ा बहुत डेटा में यूज़ करना है, बाकी अपना मेन काम जो रहने वाला है वो है पॉवर्टी से रिलेटेड जो टॉपिक है अपना उसको कंप्लीट करना। ठीक है, तो पॉवर्टी इसमें मेन चीज़ रहेगा इस टॉपिक में आज की वीडियो लेक्चर का, और ये अपने काम आएगा GS2 में और आपका GS3 में। तो GS3 में तो आएगा आपको पॉवर्टी और डेवलपमेंट का क्या लिंकेज है। ठीक है, तो वहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कोविड की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ऐसा GS3 में क्वेश्चन पुट हो सकता है। और GS2 में आपका पर्टिकुलर टॉपिक है सोशल इश्यूज़ में। तो सोशल इश्यूज़ में आपका पॉवर्टी नाम से सोशल इश्यूज़ में टॉपिक बनेगा ही बनेगा। इसके साथ में आपका डेवलपमेंट के साथ लिंकेज है, ऐसा कुछ बनेगा। तो सबसे पहले तो ये रिपोर्ट हम तब देखेंगे जब हमें मालूम होगा कि पॉवर्टी क्या चीज़ है। इससे आपका स्टैटिक भी यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा, और इसके साथ में आपका जो करंट का जो ये है वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है आपकी, जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए पहले आपको दो चीज़ बता दूं मैं, एक तो होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी और दूसरा होता है पॉवर्टी। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना, क्योंकि हम जो चीज़ें हैं अलग से डिस्कस करते हुए आएंगे यहाँ पे, तब आपको ये मालूम चल जाएगा कि हाँ एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या है और पॉवर्टी क्या है। इस रिपोर्ट का डेटा है वो ये ग्राफ हम अच्छे से समझेंगे। पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स जो है कुछ जो पहले डिस्कस करेंगे वहाँ से एक दो रह जाएगी, उसको यहाँ करेंगे। जैसे आयुष्मान भारत है उसको यहाँ करेंगे कवर, और इसके साथ में लास्ट में हम इसमें डिस्कस करेंगे ये रीजन क्या है पॉवर्टी के, जो अपन पहले अभी दूसरी जगह जाके अपन डिस्कस करेंगे दूसरे पॉइंट में जाके। वो आपके रीजन्स जो है वो आपके कन्वेंशनल रीजन है। यहाँ पे आपका है थोड़े से डायनेमिक हो जाते हैं, थोड़े से अच्छे पॉइंट हो जाते हैं, तो इनको यहाँ से नोट करना ही करना है। चाइना की अप्रोच क्या है, जैसे पॉवर्टी पे रिलेटेड किसी ऐसे राइटिंग में यदि ये चीज़ काम आ जाती है या 250 वर्ड का कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो एक हमें एक 30 वर्ड का एक पैराग्राफ लिखने को अपने को मिल जाएगा। तो अपना 250 वर्ड है वो अपने लिमिट जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, और अपन चाइना की अप्रोच जो है उसको कंपेयर करके बता सकते हैं कि हाँ हम भी ऐसा आपका है। जैसे ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक तो उसका ये अप्रोच है, दूसरा आपका पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटजी है। इन दोनों को हम भी इम्प्लीमेंट करें तो लगभग लगभग बराबर सी इश्यूज हैं उस कंट्री में, ऐसे थे जो अब कम हो गए हैं, और हमारे पास अभी भी ऐसे इश्यूज हैं, तो इनको वहाँ पे कर्ब किया जा सकता है। दूसरी है कि पॉवर्टी एस्टिमेशन स्टडीज होती है इंडिया में, कौन करता है। तो कौन कौन सी रिपोर्ट आई अभी तक, तो तेंदुलकर कमेटी आई 2009 में, रंगराजन कमेटी 2014 में, नीति आयोग नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जिसको बोलते हैं, नीति आयोग की नेशनल MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसकी बेसलाइन रिपोर्ट इसको बोलते हैं, वो है। उसमें देखेंगे पॉवर्टी की कौन रूरल पुअर है और कौन आपका अर्बन पुअर है। इसके साथ में अदर कमिटीज़ हैं आपकी, अलग कमेटी है 1979 की, और लकड़वाला कमेटी है 1993 की। तो देखिए 1979 1993 ये ऐसे दौर हैं जब सरकारें बदलती हैं, गवर्नमेंट्स बदलती हैं, पार्टियां दूसरी आती हैं, रूलिंग पार्टी दूसरी बनती हैं। उस टाइम पे जैसे 1991 का टाइम था, ठीक है, वहाँ गवर्नमेंट चेंज हुई थी। तो 2009 है तो थी UPA गवर्नमेंट ही, लेकिन 2007 से आपका 7 से क्यों, सॉरी 2014 में चेंज हुआ था ना। हाँ, तो 9 से हुआ था, तेंदुलकर कमेटी उस टाइम की बात है। फिर 2014 में आपकी ये NDA गवर्नमेंट आई थी, तो ये आपका रंगराजन कमेटी उस टाइम पे। तो ये चीज़ आप कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ भाई आपको जो ब्यूरोक्रेट बनना ही है तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो डेफिनेशन चेंज करने की कोशिश करती है। वो बताती है, जाते जाते बताना चाहती है कि हमने इतना पॉवर्टी कम किया। तो यहाँ देखिए तेंदुलकर कमेटी का 21% पॉपुलेशन बताया, ये पॉपुलेशन अंडर पॉवर्टी बताया था, और रंगराजन कमेटी ने बताया था कि 29.5% है। ठीक है, तो इनको आप ढंग से पढ़ेंगे तो पता चलेगा रिपोर्ट कब आई, गवर्नमेंट बदलने के बाद आई या उससे पहले आई। नीति आयोग बना आपका बीजेपी गवर्नमेंट, जो आपका NDA गवर्नमेंट था उसने नीति आयोग को बनाया, तो उसने कहा बोले नहीं नहीं अब जो आपका पॉवर्टी है 29.5 मतलब 30% नहीं है, अभी वो घट के आपका एक चौथाई रह गया, मतलब 25% इंडिया की पॉपुलेशन MPI में है। मतलब उसने पॉवर्टी को, पुअर को अलग ही डेफिनेशन दे दी, और उसको बता दिया कि पुअर एक ही तरीके से नहीं होता, मल्टी डायमेंशनली वो पुअर होता है। इसके क्या पैरामीटर होता है अपन पहले डिस्कस करेंगे वहाँ जाके। अदर कमेटी अलग कमेटी और लकड़वाला कमेटी याद रखना। यदि वैसे तो प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता कि कमिटीज़ को मैच करवाए कि ये कब आई थी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि नहीं नहीं वो भी नहीं हो सकता कि आपको पर्टिकुलर दे कि पॉवर्टी से रिलेटेड ये कमिटीज़ हैं या नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो हैं वो बना सकते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। बस आपको मेंस के लिए याद होना चाहिए कि तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, नीति आयोग की MPI इंडेक्स, और आपका अलग और लकड़वाला कमेटी क्या है। ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहले स्टैटिक अपने को
कंप्लीट करना है, यहीं से इसको फिर से पिक करेंगे। अब देखिए, पॉवर्टी को डिस्कस करने के लिए हमें पहले मालूम होना चाहिए कि पॉवर्टी है क्या, तो इसके हमारे पास डायमेंशंस होनी चाहिए। तो डायमेंशंस में देखते हैं हम, एक सेकेंड मैं इसको ठीक कर देता हूँ। हाँ, अब देखिएगा, हाँ अभी ठीक है। अभी देखिए, पॉवर्टी में देखिए आपको आंसर लिखना है, ढंग से क्वेश्चन तैयार करना है, तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट है, अप्रोच है, इंडाइसिस है, एसडीजी एमडीजी से क्या रिलेटेड है, कौन सा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपका पॉवर्टी से रिलेटेड है, तो आपका एसडीजी 1 जो है पॉवर्टी से रिलेटेड है। कॉजेज क्या है इसके, लेकुनाज क्या है, गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या है। ऐसे आपके 8 पॉइंट्स बन जाते हैं और ये हमें ढंग से तैयार करने हैं। अभी देखा, आपने देखा कि तेंदुलकर कमेटी रंगराजन कमेटी कब हुई। तेंदुलकर कमेटी 2009 की थी, रंगराजन 2014 की थी। इन्होंने पॉवर्टी को मेजर किया, तो इसको देखते कैसे किया। तो इसमें देखिए पहले कि तेंदुलकर कमेटी ने बताया था किस चीज़ के ऊपर, इसकी मैथोडोलॉजी इनकी क्या थी सबकी। देखिए, तेंदुलकर कमेटी ने जो मेथड यूज़ किया वो था आपका एमपीसीई। एमपीसी होता है आपका मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या था, और किसके बेस पे था, ये था आपका एनएसएसओ, जिसको अभी एनएसओ बना दिया है। तो एनएसओ का क्या था वो, एमपीसीई। तो तेंदुलकर का एमपीसीई बेस्ड था, एनएसओ के जो डेटा था। इसमें क्या कहा था कि 2011-12 में पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया गया कि आपका 1000 बाई 816, ऐसे इसको ट्रिक का याद बना ले शॉर्ट में, TC09 ऐसे। तेंदुलकर कमेटी 2009 1000 अर्बन पुअर था, जिसको 1000 पर कैपिटा आपका मंथली जो इतना नहीं कर सकता है उसको कहा था अर्बन पुअर 1000 रुपये वाला। और जिसके 816 रुपये से कम जिसका जो आपका पर कैपिटा मंथली आपका जो है एक्सपेंडिचर जो है वो आपका रूरल पुअर कहलाएगा। एमपीसी बेस्ड था, जो कि एनएसओ का डेटा था। और आपका था मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बेस्ड था तेंदुलकर कमेटी। रंगराजन कमेटी में देखिए 14 में था, तो 14 से इसको याद रख सकते हैं कि जो अर्बन पुअर है वो है आपका 1407, जो 1407 रुपये आपका मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जिसका होगा वो आपका अर्बन पुअर कहलाएगा। और जो 972, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं, 9 × 8 तो 72 होता है, तो 972 ऐसा था। और इसने कहा था कि 2011-12 में आपका 29.5% लोग आपके पॉवर्टी लाइन से बिलो है। इसने किस बेस पे बताया था, इसने बताया था CMIE। CMIE आपको मालूम होता होगा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कह सकते हैं इंडिपेंडेंट लार्ज सर्वे हाउस होल्ड है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट में आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं, CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसकी मैथडोलॉजी ये थी। और इसके साथ में नीति आयोग जब बना तो उसने MPI इंडेक्स इसने यहाँ पे बनाया, और इसमें डेटा यूज हुआ आपका NFHS 4 का। ठीक है, NFHS 4 जो कि आपका 15-16 में आया था, अभी आ गया NFHS 5। ठीक है, इसने कैप्चर किया था कि मल्टीपल आपके डेरिवेशंस होते हैं, डिप्रीवेशंस होते हैं लोगों के जो हाउस होल्ड फेस करते हैं। और इसमें 3 मैक्रो डायमेंशन इसने दिए थे हेल्थ के फील्ड में, जिसमें आपका न्यूट्रिशन, एजुकेशन और आपका लिविंग स्टैंडर्ड ये इसमें शामिल था। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो HDI जो है, HDI के बेस्ड ही आपकी MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो निकलती है नीति आयोग की। तो इसमें आपका जो इंडेक्स जो यूज होते हैं वो आपके सेम HDI लगभग वाले होते हैं, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। तो उसके बेस पे इसको इसमें बताया गया कि आपका 25.01% आपका इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो आपकी मल्टी डायमेंशनली पुअर है। ये डेटा आपको ऐसे कैसे याद रखना है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। पॉवर्टी पे आ रहा है तो ये यदि चीज़ें हैं तो बाकी रीजन, कॉजेज, सिग्निफिकेंस, लेकुनास और आपका मैथोलॉजी है, SDG है, वो सब लोग लिखेंगे। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये आपका एडिशनल होना चाहिए, ताकि और लोगों को यदि 5 मार्क्स मिले तो आपको +½ मिल जाए। ये हमारा हमेशा टारगेट रहना चाहिए। तो इतना ही हो गया। इसके साथ में देखिए, इसमें देखना है आगे पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है। तो अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग जो पॉवर्टी की डेफिनेशन है वो आपकी, कि पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी है आपका बेसिक कैपेबिलिटीज जो है लाइफ की उससे डेप्रीवेशन है। और ये सिर्फ इनकम की लोनेस होना ही नहीं होता है, इससे अलग भी है।
तो इसने कहा पॉवर्टी रेफर्स टू डेप्रिवेशन ऑफ बेसिक कैपेबिलिटीज ऑफ लाइफ रादर देन मेयरली लोनेस ऑफ इनकम। ठीक है, और पॉवर्टी जो है आपका कंसर्न है आपका इश्यूज ऑफ सर्वाइवल। सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें शामिल आपका पार्टिसिपेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू सोशल लाइफ। तो सोशल लाइफ में आपका कितना कंट्रीब्यूशन है उसको देखते हुए भी पॉवर्टी को मेजर किया जा सकता है, पॉवर्टी को देखा जाता है। अब देखो, पॉवर्टी नर्चर करती है पॉवर्टी को, पॉवर्टी से पॉवर्टी होती है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट तो ये था। ठीक है, लेकिन जब इसका सोशल इम्पैक्ट होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जब पॉवर्टी को देखा जाता है तो वो पॉवर्टी आपकी सोशल पॉवर्टी एक तरीके से कहलाती है। और इसको इरेज करने, इसको हटा इरेडिकेट करने का जो मेथड है वो आपका है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो इससे क्या होगा आपका कि इससे नो मोर डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर आवर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। यदि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा तो हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए हम नेचर पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होंगे। ये चीज़ अमर्त्य सेन जी ने बताई थी। अगला है इसमें कि करंट कंटेक्स्ट में पॉवर्टी आपका रिजल्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट विच हैज रिजल्टेड इनटू पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी इनटू हैव्स एंड हैव्स नॉट्स। ठीक है, हैव नॉट्स, ये चीज़ याद रखना है कि आपका जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है बेनिफिट्स का, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं सोसाइटी में, जो डेवलपमेंट होने वाले हैं, उनके बेनिफिट का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही पॉवर्टी का कारण है, या इसकी रिजल्ट जो है वो आपका पॉवर्टी है, ऐसे कह सकते हैं। अब इस पॉवर्टी की 4 डायमेंशन है, इनको देखिए आप। 4 डायमेंशन, आपको ये चीज़ें पता है कौन कौन सी डायमेंशन होती है, बस इसके अंदर देखना है। इकोनॉमिक है पहली, दूसरी आपकी सोशल है, तीसरी कल्चरल है और चौथी आपकी पॉलिटिकल। इकोनॉमिक में आपका वर्क है, अनइक्वल आपके वेजेज हुए, फिर मिनिमम वेजेज हुए, सेफ वर्क कंडीशन हुई, ये चीज़ इकोनॉमिक आपके डायमेंशन में आएंगी। सोशल में आपका एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज और स्किल डेवलपमेंट, ये डायमेंशन आपका आएगा सोशल डायमेंशन में। कल्चरल में आएगा आपका प्रिजर्व करना है आपकी कल्चरल आइडेंटिटी को, और पीसफुल एग्जिस्टेंस जो है कम्युनिटी का उसको मेंटेन रखना एक तरीके से कल्चरल डायमेंशन हुआ पॉवर्टी का। यदि इतना नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे वो लोग कल्चरली पुअर है, पॉवर्टी में आते हैं। और पॉलिटिकल आपका जानते हैं, पॉलिटिकल में चीज़ें आपका हेल्थ केयर वगैरह सबको मिला के आपका पॉलिटिकल बन जाएगा। अब देखिए, क्या आपकी जो पॉवर्टी है वो एक ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन है। तो आपको पता है कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, एक रेस्ट्रिक्शन होते हैं स्टेट पे, और आपके फंडामेंटल राइट्स जो है, जो ह्यूमन राइट्स आपके फंडामेंटल राइट्स है एग्जिस्टेंस के लिए, तो हमने रेटिफाई भी किया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन आपका जो ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन है उसको। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि क्या पॉवर्टी को ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन कहा जा सकता है। तो देखिए, ह्यूमन राइट्स का इंटरप्रिटेशन हमने देखा कि हाँ, यदि लोगों के फंडामेंटल राइट का यदि वॉल्यूशन हो रहा है तो एक तरीके से ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन हो ही रहा है। पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट होता है, इसको कहा है आपका नीति आयोग ने। ये चीज़ भी आपको ध्यान देने लायक चीज़ है। तो और यदि क्या कहेंगे कि वॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यदि स्टेट करता है तो उसके लिए क्या है कि यदि स्टेट जो है आपका ओमिशन या स्टेट का कोई एक्ट यदि आपको ओमिट करता है, कमिट करता है किसी तरह से ह्यूमन राइट के वॉल्यूशन को, तो ये जो पॉवर्टी है ह्यूमन राइट के वॉल्यूशन की बराबर कही जा सकती है। मतलब एक तरीके से ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन ही हुआ पॉवर्टी का होना। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन बताते हैं कि बोले यूनिवर्सल इनकम लोगों की हो जाए तो ठीक रहेगा, लेकिन इससे क्या होगा, आपका लोग काम करना नहीं चाहेंगे, तो इस वजह से काफ़ी आपका इकोनॉमिक बर्डन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप कह सकते हैं कि कुछ पॉवर्टी कंसिडर्ड की जा सकती है वॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट इफ़ ये रिजल्ट होती है कुछ गवर्नमेंट के, स्टेट जो है आपका उसके एक्शन या इनएक्शन की वजह से। जैसे डैम बिल्डिंग हुआ तो ट्राइबल लोग यदि आपका रिहेबिलिटेट नहीं किया तो ये एक तरह की पॉवर्टी हुई, और ये एक तरह का ट्राइबल्स का ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन हुआ, क्योंकि ये स्टेट का ऐसा एक्शन था जिसमें पॉलिसीज ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हुई, और ट्राइबल्स का आपका जो कहते हैं कि रिहेबिलिशन है, रिलोकेशन है उनके हैबिटेट का, उसको चेंज नहीं किया गया, और कोई कानून नहीं बनाया, तो इकोनॉमिक आपका रीजन भी क्रिएट हो जाते हैं। इकोनॉमिक जो आपका इनेक्शन हुआ एक तरीके से, उस वजह से भी पॉवर्टी होती है, और वो वॉल्यूशन कहलाता है ह्यूमन राइट्स का। अब देखिए अप्रोच क्या क्या है पॉवर्टी के लिए। तो पॉवर्टी के लिए 3 अप्रोच, मेनली तो 2 हैं यहाँ पे, एक अगले पेज पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहली तो है आपकी एब्सोल्यूट या न्यूट्रिशनल अप्रोच, जिसमें होता है कि मतलब वर्किंग कैपेसिटी पर्सन की है उसके हिसाब से कितना एडिक्वेट कैलोरी नीड होता है, और वो यदि नहीं मिल रहा है किसी पर्सन को, पर्टिकुलर आदमी को, पर्टिकुलर पर्सन को, तो वो आपका एब्सोल्यूट अप्रोच के अंदर आपका पॉवर्टी के अंदर आएगा। ठीक है, और ये जो अप्रोच है आपकी न्यूट्रिशनल, जो आपकी कैलोरी जो है या न्यूट्रिशनल अप्रोच है आपकी डेवलपिंग कंट्रीज में फॉलो होती है, जबकि रिलेटिव डिप्रीवेशन जो है ये आपके डेवलप्ड कंट्रीज में फॉलो होती है। तो 2 तरह की अप्रोच हुई आपकी, एब्सोल्यूट अप्रोच और दूसरा है रिलेटिव अप्रोच।
ठीक है। इसमें आप सोशल लाइफ संसाधनों की कमी की वजह से, रिसोर्सेज कमी की वजह से कितना पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं सोशल लाइफ में या नहीं कर पा रहे, उसको ध्यान में रखा जाता है। तो इस तरह की सोशल इनइक्वलिटीज पे फोकस जब होता है तो उसे कहते हैं रिलेटिव डेप्रीविएशन। इंडाइसिस हमने देखी, इंडाइसिस पहले डिस्कस किए, तीन होते हैं, HDI, MPI और SECC। HDI की फुल फॉर्म आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। MPI, इन तीनों की फुल फॉर्म बताने की जरूरत मुझे नहीं लगती, बस बताना ये है कि HDI और MPI UNDP ही इनको जारी करता है, UNDP ने ही इनके इंडेक्स बनाए हैं। और UNDP के साथ में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी प्लस ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया है। और इंडिया में इनके साथ में कौन काम करता है? नीति आयोग काम करता है। SECC कौन निकालता है? NSO निकालता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपका डिपार्टमेंट है, वो निकालता है। इसके पैरामीटर क्या है? इसके पैरामीटर है हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपका HDI और MPI में दोनों में डायमेंशन सेम है, लेकिन जो आपके इंडाइसेस है वो अलग अलग है। जो हम देखेंगे इंडाइसेस क्या है, देखिए आपका डायमेंशन और आपके पैरा इंडेक्स जो है उनमें फ़र्क होता है। डायमेंशन होता है कि एक ओवरऑल चीज़ क्या है, तो मतलब हेल्थ पे फोकस है। अब हेल्थ पे किस चीज़ पे फोकस करेंगे वो देखेंगे। एजुकेशन है तो एजुकेशन में किस किस पर्टिकुलर डोमेन पे फोकस करेंगे, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में किस पे करेंगे, तो वो देखिए। HDI है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली यहाँ पे। HDI है, HDI में हेल्थ पे होगा आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है एट बर्थ, जबकि MPI में आपका है कि चाइल्ड की मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन जो आपका लेवल है उसको ध्यान रखा जाता है, ये इंडेक्स है इसके अंदर। एजुकेशन में, HDI में एजुकेशन में आपका एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब कितने साल गया और एवरेज कितने साल गया, इन चीज़ों को देखा जाता है कि कितने साल में गया। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, इनको ढंग से देख लेना एक बार। और जबकि MPI में एजुकेशन में याद किया जाता है, देखा जाता है ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस कितना है, चाइल्ड का स्कूल अटेंडेंस कितना है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन HDI हम डिस्कस करते हैं कि ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा कितनी है, जबकि MPI है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मतलब जिसमें डायमेंशन काफ़ी जुड़ जाए। तो यहाँ पे सिर्फ GNI पर कैपिटा नहीं होगी। MPI में आपकी कुकिंग, फ्यूल, एसेट, फ्लोर एरिया पर्टिकुलर आदमी के लिए कितना है, अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी है, ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, ये सारी चीज़ों को जब ध्यान में रखा जाता है तब आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनता है। आपका है SECC, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है क्या? 2011 सेंसस के बेस पे, तो शायद मैंने आपको NSO ने बताया था, ठीक है, तो मैं देख के बताऊंगा NSO है कि नहीं। रूरल के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, अर्बन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन आपका हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। और कास्ट को इसमें रिलीज नहीं किया गया था 2011 में। और मिनिस्ट्री ऑफ आपका ह्यूमन रिसोर्स वाला जो है MHRD, उसने इसको जारी किया था, और ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ने इसको किया था। ठीक है, तो शायद NSO ने जो डेटा दिया था उसको यहाँ पे काम में लिया गया था, NSO ने पर्टिकुलर इसको रिलीज नहीं किया। थ्री फोल्ड मैथडोलॉजी क्या है? एक है आपका ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन हो जाए, दूसरा है आपका ऑटोमेटिक इंक्लूजन हो जाए। तो ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन क्या है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं, जो लोग जिनकी इनकम इसमें बेस बनाया गया, इसकी कोई लिमिट नहीं एक तरीके से, तो उसको ऑटोमेटिक एक्सक्लूड कर दिया गया कि वो पॉवर्टी में नहीं आता। ऑटोमेटिक इंक्लूजन जो आपका मेथड है उसमें क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को तो उसमें शामिल कर ही लिया गया, जैसे मैनुअल स्कैवेंजर है तो वो तो पॉवर्टी में आएगा, पुअर हो गई। विदाउट जो शेल्टर है, जिसके पास सर ढकने के लिए कुछ छत भी नहीं है, तो वो भी आपका एक पुअर कहलाएगा। बॉन्डेड लेबर है, PVTG है, डेस्टिट्यूट्स वगैरह है, ये सब आपके जो मैथोलॉजी यूज होगी उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक इंक्लूजन अंडर पॉवर्टी। और कुछ थर्ड आपका जो मेथड है वो आपका कि कुछ इंडिकेटर्स यूज करो जिससे पता चले कि हाँ इन लोगों को इनके बारे में डिस्कस करना है, इनके बारे में पता लगाना है कि ये लोग पुअर है या नहीं है। तो 7 डेवलपमेंट इंडिकेटर्स आपके हैं, SC ST कैटेगरी से होना, डिसेबल्ड पर्सन होना, डिसेबल्ड पीपल होना, एडल्ट जो आपके 25 साल से ज़्यादा उम्र के हैं वो अभी तक लिटरेट नहीं है, वो चीज़ भी देखना होगा। फीमेल हेडेड हाउस होल्ड जो है, जहाँ पे कोई भी मेल एडल्ट आपका मेंबर नहीं है, उसको भी देखना होगा। तो वो लोग देखेंगे कि वो पॉवर्टी में है कि नहीं है। कोई भी मेंबर एडल्ट जो है आपका 16 से 59 के बीच में नहीं है फैमिली में, या मतलब वहाँ पे बॉय तो है, 16 साल से बच्चा है या फिर कोई बुजुर्ग है, लेकिन वहाँ पे मेल नहीं है, मेल मेंबर नहीं है, एडल्ट मेंबर नहीं है, तो वो भी एक पुअर कहलाएंगे। हाउस होल्ड जहाँ पे कच्चा वॉल और उनकी रूफ है, कच्चा मकान है, मतलब उसके लिए आपका हाउसिंग फॉर ऑल नाम से जो स्कीम चालू हुई थी, तो इसी फैक्टर को देख के स्टार्ट की गई थी। और मेजर सोर्स ऑफ इनकम इज कैजुअल लेबर है, मतलब सुबह जाते हैं काम पे और दिहाड़ी का कमा के लाते हैं, तो इस तरह से भी लोगों को पॉवर्टी को मेजर किया जा सकता है। ये आपका इंडिकेटर है 7 डेवलपमेंट इंडिकेटर के अंदर। 4 मैथडोलॉजी फॉर पॉवर्टी आपका जो कह सकते हैं एस्टिमेशन है। तीसरी आपकी है वो है आपका टारगेट बेस्ड अप्रोच,
जिसे हम पीस मील इंजीनियरिंग अप्रोच भी कहते हैं। तो इसमें टारगेट रखे जाते हैं कि हाँ इतना टारगेट जो लोग फॉलो करते हैं वो आपके पुअर कहलाएंगे और वो दूसरे आपके पुअर नहीं कहलाएंगे। जैसे आपका तेंदुलकर कमेटी वगैरह है तो उसमें बताया था आपको, ठीक है। तो 816 कुछ रुपए था आपका, वो तो है गरीब का जो रूरल पुअर है, और 1000 रुपीज जिसका मंथली पर कैपिटा इनकम से कम है वो आपका अर्बन पुअर है। एसईसीसी का क्रिटिसिज्म क्यों होता है ये आपको पता ही है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है एसईसीसी में कि हाँ कौन पुअर है, ये नहीं देखा जा सकता कि कैसे उसको जैसे कह सकते हैं एलिवेट किया जा सकता है पॉवर्टी को। तो ये इसमें देखा गया कि सिर्फ कौन पुअर है इसका इतना पता चलता है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में। टारगेट बेस्ड अप्रोच है, लेकिन फिर भी इसमें डिफिकल्टी है कि डेटा एनालिसिस आपका कैसे हो। इस क्रेडिबिलिटी जो है, इसकी क्रेडिबिलिटी है एसईसीसी की, इस पर भी थोड़े से क्वेश्चन उठते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव डेप्रीविएशन इंडिकेटर इसमें नहीं है। आपके इंडिकेटर तो है लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, और कोई मेंशन नहीं है यहाँ पे आपका न्यूट्रिशनल और हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर्स का, जाके डेवलपिंग कंट्री में ऐसा होना चाहिए कि न्यूट्रिशनल आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड होने चाहिए, जबकि एसईसीसी में ऐसा शामिल नहीं है। एक्सक्लूड किया गया है इसमें ट्रांसजेंडर को। तो ये सारी चीज़ें हैं कि एसईसीसी में क्रिटिसिज्म किस लिए होता है, इन पॉइंटों की वजह से होता है। एसडीजी एमडीजी आपको पता ही है, एमडीजी का टारगेट था 1990 की पॉवर्टी लेवल से आपको 2015 तक इसको अचीव करना था, वो थे एमडीजी गोल। एसडीजी आपके 2015 से स्टार्ट हुए और 2030 तक इनको अचीव करना है। 17 गोल है, 169 टारगेट है, और कैसे अचीव करना है इसका इसमें मेथड दिया हुआ है। एस और 17 गोल में से आपका फर्स्ट है आपका एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर, ये है। और इसका पहला टारगेट जो है वो आपका एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज़ टू बी इरेडिकेटेड बाई 2030, 2030 तक एक्सट्रीम पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, ठीक है। और वो है आपका, मैंने जो बताना था एक्सट्रीम पॉवर्टी, और उसको अपन डिस्कस करेंगे मेन पॉइंट में। वो था, देख लीजिए एक बार फिर से यहाँ पे, एक्सट्रीम पॉवर्टी वर्ल्ड बैंक के हिसाब से वो है जब लोग पर दिन का $2.15 भी ना कमाते हों, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लिविंग इतने इस लेवल पे रहते हैं कि उनको डेली $2.15 भी खर्च नहीं हो पाता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी, जिसको चाइना ने बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया है। और पॉवर्टी होगी आपकी जो 6.85, ध्यान रखिए ये इधर मैच कर लीजिए, टोटल 7 का इसका 9 का आंकड़ा बनाना है, 6 और 2 8, और ये बनेगा आपका 9। तो 6.85 यदि पॉवर्टी है तो 9 में से इसको माइनस कीजिए 9 में से, तो आपका 2.15 बचेगा, वो आपका एक्सट्रीम पॉवर्टी होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके साथ में ये हो गया आपका एसडीजी को फॉलो करना है, इंप्लीमेंट करना है सोशल प्रोटेक्शन स्कीम, इंश्योर करना है सब्सटेंशियल कवरेज ऑफ पुअर एंड वनरेबल, इंश्योर करना है एवरीवन को कि उनके पास इक्वल राइट्स हो इनकम रिसोर्सेज के, एक्सेस हो बेसिक सर्विसेज का, ऑनरशिप और कंट्रोल हो एसेट्स का, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी उनके पास हो, और फाइनेंशियल सर्विसेज भी अवेलेबल हो उनके लिए। इसके साथ में बिल्ड करना है रिजिलियंस ऑफ द पुअर एंड डिक्रीज करना है उनकी वल्नरेबिलिटी जो है टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ सॉक्शन, आपका जो डिजास्टर वगैरह है उनके लिए। इंश्योर करना सिग्निफिकेंस को, सिग्निफिकेंट मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब उनको रिसोर्स अवेलेबल होने चाहिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए उनको इक्वल राइट होना चाहिए, और मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो इंश्योर होना चाहिए। इसके साथ में क्रिएट होना चाहिए साउंड पॉलिसी फ्रेमवर्क विच आर प्रो पुअर, मतलब पुअर के हित में हो और जेंडर सेंसिटिव हो, ये चीज़ें। और इसके साथ में आपको पूरा मॉडल को फॉलो करना है। पूरा मॉडल आपको पता होना चाहिए, पूरा है आपका प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। तो ये आप पर्टिकुलर लिख लें कि पूरा मॉडल क्या चीज़ है। और ये है स्मार्ट सिटी अलॉन्ग विद स्मार्ट विलेजेस, ऐसे रिक्वायर्ड है, तो उसको बोलेंगे पूरा मॉडल के अंदर उनको ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो ये चीज़ आपका हुआ। इसके साथ में कॉजेज और इम्प्लीकेशन पॉवर्टी के क्या है, देखिए ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, तो उस रिपोर्ट के नाम लिख के सिर्फ वे फॉरवर्ड यूज करना है, और करंट स्टेटस क्या है पॉवर्टी का। बाकी एक्चुअल जो पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको यही चीज़ें लिखनी है, यही आपके इंडिकेटर क्या है, अप्रोचेज क्या है, मैथडोलॉजी क्या है, डेफिनेशन क्या है, और ये कंसेप्ट क्या है, इम्प्लीकेशन, कॉजेज, डेमोग्राफिक आपके जो आपके कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है, डेमोग्राफिक चैलेंजेस क्या है, वो चीज़ देखने को मिलेंगी। तो ये कई जगह से मैंने क्लब करके पॉइंट बनाए हैं, आपको बार बार इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको यहाँ पे कंप्लीट चीज़ हो जाएगी। कॉजेज इम्प्लीकेशन पॉवर्टी के क्या होंगे, तो आपका इकोनॉमिक कॉजेज हैं, कुछ डेमोग्राफिक कॉजेज हैं, सोशो कल्चरल कॉजेज भी हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हैं, और साथ में ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आपका है सेलेक्टिव फर्टिलिटी ऑफ लैंड, और आपका है इनफर्टाइल यदि लैंड है कहीं का, तो वहाँ पॉवर्टी पर्टिकुलर देखने को
मिलती है। ठीक है, ये सारे इसमें पॉइंट आएंगे कि इसमें एक लिंकेजेस है रूरल और अर्बन के बीच में, और अर्बन पॉवर्टी स्पिल ओवर है रूरल पॉवर्टी का, और जो आपका रूट कॉज जो है वो रूरल पॉवर्टी है, उसकी वजह से आपकी अर्बन पॉवर्टी देखने को मिलती है। तो एक तरीके से लिंक सेट होगा। 5 पॉइंट हुए आपके कॉजेज के लिए, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, सोशो कल्चरल, क्लाइमेटिक और आपका जोग्राफिकल। ये आप कई जगह इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। कौन कौन से है रूरल पॉवर्टी के रीजन, वो आपका है कि एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है। एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस का मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड आपको जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें चैलेंजेस हैं, उसमें प्रॉब्लम्स है। ठीक है, आपका रेन फेड नेचर है एग्रीकल्चर का, तो उसमें जब बरसात होगी तो अच्छी ग्रोथ होगी, बरसात नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो अमाउंट है वो घट जाएगा। टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन की कमी है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन है लैंड रिफॉर्म्स का, क्रेडिट फैसिलिटी बहुत ही पुअर है, और कोई भी नो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम अभी वहाँ पे नहीं है, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो मिस है अभी एग्रीकल्चर फील्ड्स में, एग्रीकल्चर आपका जो रूरल रीजन में है। क्योंकि जो आपका रूरल पुअर पीपल जो होते हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं इसीलिए अर्बन एरियाज में, और उससे आपका क्रिएट होता है लेक ऑफ रिसोर्सेज, लेक ऑफ गवर्नेंस, लेक ऑफ प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटी इन फॉर्मल एरियाज। ठीक है, तो फॉर्मल एरियाज में जब लोग इनफॉर्मल रीजन से, इनफॉर्मल सेक्टर से आएंगे तो वहाँ पे ये आपका लेक ऑफ प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो इकोनॉमिक फैक्टर में देखिए 9 पॉइंट है, सीधा सीधा इनको रीड करना है, आपको सभी पता चलेगा कि इकोनॉमिक में आपका पहला तो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अभी देखिए करंट में शायद 45% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है इंडिया में, और आपका 15% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो लोग ऐसा क्यों है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो रीजन है, एग्रीकल्चर जो आपका सेक्टर है इकोनॉमी का, उसमें लोग तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ का उसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 15% है। इसकी रीजन है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो है। नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी अभी तो काफ़ी कर रही है, लेकिन तो भी काफ़ी रिसोर्सेज को उनके पास जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, मशीनरीज जो है उनकी अवेलेबिलिटी कम है। पुअर इम्प्लीमेंटेशन है लैंड रिफॉर्म्स का, विलेज इंडस्ट्री का डिक्लाइन है, पुअर इम्यूनिटरी कैरेक्टर है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर का, रेनफेड नेचर ऑफ एग्रीकल्चर पहले डिस्कस किया है, एब्सेंस है फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का, ह्यूमन कैपिटल डिफिशियंसी है क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसी के साथ में लिमिटेड टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन है। चीज़ें हैं रिपीट होती हैं, आपकी चीज़ें पता होना चाहिए। इसके साथ में आपका लिमिटेड आपका रिसोर्स है अर्बन एरियाज में, तो ये आपका इकोनॉमिक रीजन हुआ। डेमोग्राफिक कॉजेज में देखें तो डेमोग्राफिक कॉजेज में आपके 3 पॉइंट है। फर्स्ट है आपका पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है। एज स्ट्रक्चर जो है आपका डिपेंडेंट है, दो तरह से डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन, मतलब जो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, डिपेंडेंट, सॉरी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है जैसे चाइल्ड है, वुमन है, आपका जो ओल्ड एज है, वो ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन पे जो आपकी वर्किंग एज में है उस पर। तो ये एज स्ट्रक्चर है ये बहुत मायने रखता है, ये कॉजेज में आता है इसके, पॉपुलेशन ग्रोथ, एज स्ट्रक्चर आपका है, हेल्थ प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन। तो हेल्थ प्रोफाइल भी कैसा है, किस तरह की डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है आपका, ठीक है, ऐसी किस तरह की डिजीज़ें चल रही हैं, उसका भी आपकी जो प्रोफाइल है हेल्थ प्रोफाइल, उसका भी पॉपुलेशन का भी इस पे पॉवर्टी पे इम्पैक्ट पड़ता है। सोशो कल्चरल कॉजेज़ के आपको याद रखना है, एजुकेशन, कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली, पैट्रियार्की और सोशल कस्टम एंड प्रैक्टिसेस जो है आपका वो सोशल कल्चरल आपके कॉजेज में आता है। क्लाइमेटिक फैक्टर में आपको पता ही है, फ्लड है, फेमाइन है, आपका जो एरेटिक आपका जो मानसून है, अर्थक्वेक वगैरह है, ऐसे आपकी जो नेचुरल डिजास्टर वगैरह है, ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर में देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि लॉन्जिविटी जो है आपकी डेमोग्राफी से डिपेंड करती है। डेमोग्राफी आपका कंपैरिजन ऑफ 2 कंट्रीज, तो यहाँ पे अलग अलग कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि जो पॉवर्टी है उसका एक विशेष साइकिल होता है, और इससे ये पता चलता है कि हाँ जो एक कुछ कॉजेज होंगे, इकोनॉमिक कॉजेज होंगे, वो आपका जैसे क्लाइमेटिक कॉजेज होंगे वो आपको इकोनॉमिक कॉजेज पे इम्पैक्ट डालेंगे, और आपके इकोनॉमिक कॉजेज फिर से आपको पॉवर्टी में लाएंगे, और पॉवर्टी की वजह से फिर से आपका इकोनॉमिक कॉजेज जो पॉवर्टी के हैं वो आपके एलिवेट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। इम्प्लीकेशन देख लीजिए, इम्प्लीकेशन क्या है आपका, तो इंटायर सोसाइटी पे इसका इम्प्लीकेशन होता है, क्या होता है आपका, लेबर से रिलेटेड होगा, हाइजीन पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इलिटरेसी पे पड़ेगा, रेडिकलाइजेशन होगा सोसाइटी का, कम्युनल वायलेंस देखने को मिलेंगे, हंगर बढ़ेगा, रीजनलिज्म बढ़ेगा, चाइल्ड मैरिज भी बढ़ेंगी, जुवेनाइल आपका डिलिक्वेंसी है ये भी देखने को मिलेगा, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ भी बढ़ेंगे, और आपका अनएम्प्लॉयमेंट और आपका जो सैनिटेशन
में जो कमी है, सैनिटेशन जैसी अवेयरनेस है, वो घटेगी। तो ऐसे कह सकते हैं कि पॉवर्टी जो है आपका रूट कॉज है ऑल द सफरिंग्स का, और गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी एफर्ट किए हैं। तो उस एफर्ट को देखिए कौन कौन से किए कि 5 ईयर प्लान पहले किया था, जो आपका प्लानिंग कमीशन ने किया था। अभी नीति आयोग ने आपका जो ग्राउंड बेस्ड अप्रोच जो है आपकी टॉप टू डाउन अप्रोच के चेंज करके बॉटम टू टॉप अप्रोच को लागू किया है। बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ, तो ये पुराना पॉइंट है, ये थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि आपको एक होलिस्टिक अप्रोच रखनी है, सब तरह की डायमेंशन इसमें देनी है। अभी नई गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। 20 पॉइंट प्रोग्राम है, ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे गरीबी हटाओ के लिए लाया गया था। स्कीम आपकी है वेज, आपके वेज बढ़ाने के लिए था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए थी, स्कीम्स काफ़ी है, फूड सिक्योरिटी के लिए है, सोशल सिक्योरिटी के लिए है, मिसलेनियस है। और 5 ईयर प्लान आपका था, जिसमें इसमें पर्टिकुलर शायद नहीं लिख पाए हैं, और सॉरी ये रहा ना, नहीं नहीं, ये तो 5 ईयर प्लान है। एक पर्टिकुलर था जिसमें गरीबी हटाओ आपका शायद 6th 5 ईयर प्लान था, आप एक बार चेक करना उसको। तो उसमें इनिशियल ग्रोथ ओरिएंटेड ओनली आपका ट्रिकल डाउन, जो एक्चुअली एक इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है कि मतलब पहले कोई चीज़ यदि चालू कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट आगे वाली प्रोसेस पे पड़ेगा, उसका उससे आगे वाले प्रोसेस पड़ेगा। तो ऐसे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है क्वालिटेटिव मैनर में, तो उसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ठीक है, और ग्रोथ और डेवलपमेंट पर नो ट्रिकल डाउन इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिला 5 ईयर प्लान में। फूड सिक्योरिटी के लिए देखिए काफ़ी सारी स्कीम्स चली हैं आपकी, जैसे पीडीएस सिस्टम है आपका, आईसीडीएस है आपका, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का है, ग्रीन रिवॉल्यूशन पहले देखने को मिला, न्यूट्रिशनल मिशन है आपके, और पोषण 2.0 वगैरह जो चल रहा है, और आपका है सीड मिशन जो है, ये सारे देखने को मिलेंगे। और अभी करंट में जो देखते हैं, करंट में कौन सा चल रहा है, सोशल सिक्योरिटी में देखिए अटल पेंशन योजना है, फसल बीमा योजना है, जनधन योजना है, रूरल लाइवलीहुड मिशन है आपके, वेज एम्पावरमेंट आपका बढ़ना है, उसके लिए मनरेगा स्कीम चल रही है, तो 2005 का जो एक्ट है वो चल रहा है। पीएम कौशल विकास योजना चल रही है, ग्रामीण योजना भी चल रही है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आपकी स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, मुद्रा योजना चल रही है। मिसलेनियस में देख लें आपके रर्बन मिशन है, पीएम ग्राम सड़क योजना है, ये मिसलेनियस आपको याद रखना थोड़ा सा। और पहले ही शायद ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि हाउ फार द सक्सेसिव गवर्नमेंट हैव बीन एबल टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन इन इंडिया। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, और इसमें आपको पॉवर्टी को डिफाइन करना था, और आपको ऊपर जो पॉइंट दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने, कैसे सक्सेसिव गवर्नमेंट ने प्लान बनाए हैं, वो यहाँ पे मेंशन करने थे। और ये क्वेश्चन आपका पेपर 3 में पूछा गया था, जिसमें डेटा पे एम्फेसिस करना था इकोनॉमी के पे। पेपर 3 में यदि पूछा है तो, और पेपर 1 में पूछा तो आपको एनालाइज करना है। तो जो स्टार्टिंग हमने डिस्कस की है कि कितने अप्रोचेज हैं, कितने इंडाइसेस हैं, वो आपको पेपर फर्स्ट के टाइम पे लिखना है। पेपर 3 में आता है तो थोड़ा डेटा पे फोकस करना है। डेटा पे जो फोकस करना है वो अभी हम अपने जो टॉपिक आने वाला है, जो न्यूज़ आज की है, उसमें डिस्कस करेंगे। और उसमें बस इतना ही करना है कि हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरा देख लीजिए, क्रिटिकली एनालाइज, एक यूपीएससी क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रिटिकली एनालाइज हाउ फार सक्सेसिव गवर्नमेंट आपका पॉवर्टी एलिवेशन में रोल प्ले किया है। तो इसमें लेकुनाज क्या क्या रहे हैं, तो वो है कि पुअर, ये देखिए ये पॉइंट जो है ना आपके 9, ये बहुत ही खास पॉइंट है, इनको आपको पता होना चाहिए ढंग से। पुअर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज, सेंट्रलाइज्ड और लूप डाउन, आपको जो टॉप डाउन, सॉरी लूप डाउन नहीं, टॉप डाउन अप्रोच है वो चला है पहले। अभी तो चीज़ को चेंज कर दिया, डाउन टू टॉप आपका अप्रोच लगा दिया है। लेक ऑफ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ का। रेड टेपिज्म है, रेड टेपिज्म मतलब आप समझते हैं, करप्शन है, मिस अप्रोप्रिएशन आपका फंड है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये 4, 5, 6 पॉइंट है। लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, और आपका इथिकल, ठीक है ये देख लीजिए ना, इथिकल कुछ मिस प्रिंट हुआ है आपका, है ग्रीवियंस रिडर्सल मैकेनिज्म आपका बहुत ही पुअर है। लेक ऑफ अवेयरनेस है लोगों के बीच में विद रिस्पेक्ट टू देयर राइट्स एंड आपका जो इंटाइटलमेंट्स है। वन साइज फिट ऑल अप्रोच यूज होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। लेक ऑफ पोटेंशियल विल विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी है, तो पॉलिटिकल विल का भी कमी है। इसके साथ में आउटकम की भी कमी है, ऐसी जो अप्रोच है उसकी भी कमी है। आउटकम बेस्ड अप्रोच एक टर्म है, आउटकम बेस्ड अप्रोच, इसकी कमी है। और मोर इफिशिएंटली जो ढंग से यूज होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और आउटपुट और आउटकम में फोकस आउटपुट पे रहता है, जबकि होना चाहिए आपका आउटकम पे। ठीक है, तो एक आपको बताया था, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि आपका प्रोसेस और आउटपुट बेस्ड जो अप्रोच है उससे चेंज करके आपको आउटकम एंड इनोवेशन बेस्ड अप्रोच पे फोकस करना होगा। तो आप वे फॉरवर्ड में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये सब लिखा हुआ है इसके पॉइंट वे फॉरवर्ड में, कि जो आपका कॉज लेकुनाज है, कॉजेज हैं, उसके अपोजिट है कि एसलेट करना है रूरल पॉवर्टी रिडक्शन को,
आपको क्रिएट करना है मोर एंड बेटर जॉब्स, फोकस करना है वुमन और एसटी पे, और आपका जो 7 डेवलपमेंट इंडिकेटर्स थे ना उस पर फोकस करना है। स्मार्ट सिटीज़ अलोंग स्मार्ट विलेजेस भी इस तरीके से आपको जरूरी है, और उसके लिए आपको पूरा मॉडल बहुत जरूरी है, जो पूरा मॉडल आपका दिया डॉक्टर कलाम ने, और फॉर विजन 2020 आपका जो उनकी बुक थी शायद उसमें। और इम्प्रूव करना है ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम को फॉर पुअर, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी होनी चाहिए नरेगा नरेगा टाइप में, अर्बन के लिए भी होनी चाहिए, और गवर्नेंस रिफॉर्म्स भी होने चाहिए, आईसीटी का यूज़ भी होना चाहिए। ये चीज़, इतनी सारी चीज़ें पॉवर्टी एलिवेशन के लिए होनी चाहिए। काफ़ी बार पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा और देख ले। पहले देखता हूँ वीडियो कितना लंबा हो गया अपना, 35 मिनट का हो गया। अरे यार बहुत हो गया फिर तो, मतलब 40 मिनट में इसको खत्म करना होगा। कभी दोबारा पॉवर्टी के ऊपर बात करनी होगी, तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि पॉवर्टी की जो थ्योरीज हैं इसमें आपको देख लीजिए, जीएस फर्स्ट में यदि आता है ना पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको थ्योरीज हैं, कुछ क्लासिकल थ्योरी है, मार्क्सिस्ट थ्योरी है, डिपेंडेंसी थ्योरी है, लिबरल थ्योरी है, फंक्शनल थ्योरी है। तो फंक्शनल ये है कि मतलब जब तक गरीबी रहेगी तो कुछ सेगमेंट को जब तक फायदा होगा तब तक गरीबी रहेगी। जैसे वोट बैंक के लिए पॉलिटिशियंस को फायदा है तो गरीबी रहेगी, और गरीब जो है पेशेंट और कंज्यूमर होता है, तो इसलिए मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए फ़ायदा है उससे। क्रिमिनल्स बढ़ रहे हैं तो पुलिस को उससे फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन पुलिस का धंधा तभी चलेगा जो क्रिमिनल्स होंगे। और आपका डोनेशंस चाहिए एनजीओज़ को गरीबों की मदद करने के लिए, तो गरीबी आपकी रहेगी। ऐसी थ्योरी है फंक्शनल थ्योरी, ऐसी लिबरल, डिपेंडेंसी, मार्क्सिस्ट और आपकी आपकी क्लासिकल थ्योरीज है। ये कुछ थ्योरीज है, तो ये कभी दूसरी वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। ये कुछ डेटा है, एससीसीसी डेटा है आपका, तो ये थोड़ा सा आप इसमें लिख ही लीजिए क्योंकि ये तो जरूरी है, भले 1 मिनट ज़्यादा चल जाएगा वीडियो। कैजुअल लेबर जो है आपका 51% है, ठीक है। इसके साथ में कल्टीवेशन जो है आपका 30% लोग हैं जो आपका कल्टीवेशन में लगे हुए हैं, और ये मेजर इनकम सोर्स है रूरल एरिया में। ओनली 4.58%, मतलब लगभग 5% लोग ही हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं रूरल हाउस होल्ड में, मतलब 95% लोग तो टैक्स नहीं देते हैं, इनकम टैक्स नहीं पे करते हैं। 56% आपके विलेज हाउस होल्ड जो है आपके, उनके पास ज़मीनें खुद की है ही नहीं है। 20% आपका, इसको डेटा को मोटा मोटा याद कीजिए, 50% याद कर लीजिए इसको, 20% इसको याद कीजिए हैविंग मोटर व्हीकल, 80% लोगों के पास खुद की गाड़ी भी नहीं है। 4% लोग हैं जिनके पास मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, मतलब ट्रैक्टर, हल वगैरह है, बाकी आपका 96% के पास वो भी नहीं है। 25% आपके जो है उनके पास में खुद के इरीगेटेड लैंड है, बाकी आपका 340 या 75% लोगों के पास इरीगेटेड लैंड भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कॉजेज हमने डिस्कस कर लिए, सॉल्यूशन मोटा मोटा इसको देख लेते हैं। हाँ, दूसरा है आपका डेवलपमेंट इश्यूज आपके, हाँ ये पॉइंट हो जाएंगे आपके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, डेमोग्राफिक डिविडेंड से, इंक्लूसिव ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, लैंड रिफॉर्म इशू, वुमेन एम्पावरमेंट, एल्डरली पॉपुलेशन, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, अल्टरनेटिव फ्यूल जो एनर्जी सिक्योरिटी रिलेटेड से है, वर्ल्ड ट्रेड, और आपका है लास्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन चीज़ों के फील्ड में हम बात कर सकते हैं, डेवलपमेंट इश्यूज की बात कर सकते हैं यदि जब क्वेश्चन अपना पॉवर्टी का रिलेशन हो डेवलपमेंट के साथ में, ये चीज़ें तब डिस्कस की जाती है। पॉलिसी इंटरवेंशन में ये देखिए, यही देख लेते हैं इसको, या फिर अभी न्यूज़ में देख लेंगे इसको। फिर पॉवर्टी हंगर के बारे में है, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ में एनएचएम चल रहा है, आईसीडीएस चल रहा है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, मिशन इंद्रधनुष चल रहा है, पीएम मातृ वंदना योजना चल रहा है, एचआईवी एनएसीपी प्रोग्राम चल रहा है, टीबी के लिए आपका बिल्कुल ही ख़त्म करना है टीबी को, तो आरएनटीसीपी चल रहा है। इन्वायरमेंट में आपका ग्रीन इंडिया मिशन है, एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, सैनिटेशन में स्वच्छ भारत मिशन है, टेक्नोलॉजी में आपका नेशनल ई गवर्नेंस आपका प्रोग्राम है, प्लान है शायद, ये पी से प्लान है, एनईजीपी, डिजिटल इंडिया मिशन आपका चल रहा है। पॉवर्टी हंगर में नरेगा, एनएफएसए, डे एनआरएलएम, डे एनयूएलएम और मिड डे मील ये चल रहा है। एजुकेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, आरटीई 2009 आया, एसएसए, एमडीएमएस और मिड डे मील स्कीम यहाँ पे भी है वो, और रमसा है, रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान वगैरह चल रहा है। तो ये चीज़ आपको पॉलिसी इंटरवेंशन है, इनको याद रखना है थोड़ा सा। एसडीजी को हमने डिस्कस कर लिया, और इसके साथ में लास्ट पेज ये हम डिस्कस कर लेते हैं, शायद ये तो सेम पेज हो गया। हाँ, इतना हो गया। अब न्यूज़ पे चलते हैं, कितना डेटा आपका रहा है। तो ये देखिए, हाँ अब देखिए यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है आपकी वर्ल्ड बैंक की, रिसेंटली रिलीज किया है इसको, पॉवर्टी एंड शेयर प्रोस्पेक्टिव 2022 रिपोर्ट। अब देखिए इसको आपको नोट करना है, जब क्वेश्चन आए तो उसमें इसको पुट कर देना है। और यहाँ पे बताया है कि देखिए कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से आपका ग्लोबल पॉवर्टी बढ़ा है, और इसमें कह सकते हैं कि आपका पॉवर्टी रेट जो है आपका 9.3% हो गया है, कितने से 8.4 से, मतलब 2019 में जितना था उससे 0.9% बढ़ गया है पॉवर्टी रेट ग्लोबली।
एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी क्या है आपका, 47% पॉवर्टी में रहती है पॉपुलेशन दुनिया की। 2020 में जो आपका कोविड का एक आपका पीक फेज था, उसमें आपका ग्लोबल इनइक्वलिटी बढ़ी है फर्स्ट टाइम इन डिकेड। इसको आप इतना कुछ ध्यान नहीं रखिए, लेकिन अनइवन इकोनॉमिक रिकवरी हुई है कोविड-19 पेंडेमिक की, याद रखना है। और वे फॉरवर्ड में इसको यूज़ कर सकते हैं कि जो रिच कंट्रीज थी, रिचेस्ट कंट्रीज इकोनॉमीज जो थी, उन्होंने अच्छे से रिफॉर्म आपका रिकवर कर लिया, लेकिन जो लो या मिडिल इनकम इकोनॉमीज थी, उन्होंने इतने पेस से इकोनॉमी को रिकवर नहीं कर पाए। एक्सट्रीम पॉवर्टी और आपका सिर्फ पॉवर्टी, इनमें वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के हिसाब से कंजम्पशन लेवल के बेस्ड पे इनकी जो डेफिनेशन है वो आपका $2.15 और $6.85, इसको याद रखना है। ये देखिए आपका एक ये ग्राफ है, मतलब आपका पॉवर्टी ऐसे घटना चाहिए था नीचे, लेकिन 2019 के बाद में कोविड की वजह से करंट पोजीशन बढ़ गया, और फिर इसको 2020 के बाद में घटना चाहिए था, लेकिन अभी करंट में फूड प्राइसेस आपके इम्पैक्ट पुअर पे ज़्यादा पड़ा है, तो ये अभी स्टेगनेंट यहाँ पे बना हुआ है। तो ये पॉवर्टी रिडक्शन ऐसा है। इसको आप देखिए, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ से ये जो इतना ग्राफ है ना, इसको आप बना लीजिए। कैसे बनाएंगे इसको, ऐसे एक ग्राफ यू बनाना है, फिर एक लाइन यू खींचनी है और एक यू बनाना है। इस तरीके से इसको बना लीजिए, काम आएगा। इसको 2019 लिखना है, इसको 2020 लिखना है, इसको 21 लिखना है। 3 बन गया ना, 1 2 और 3, इनको ये बस लिख लेना है। और इसको कहाँ से कहाँ, ये देखिए यहाँ पे है 710, आपका मिलियंस में है, मतलब 71 करोड़ लोग हैं, यहाँ पे इसको रखना है। और ये आपका 66 करोड़, तो 66 करोड़ और 71 करोड़ को यहाँ पे ध्यान रखना है बस। इंडिया से रिलेटेड देखिए क्या है, इसमें पॉवर्टी इंक्रीज हुई है, सबको पता है। सीएमआई का डेटा यूज़ किया, सीएमआई आपको पता है चल गया, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये आपको पता चला। 80% दुनिया की जो 70 मिलियन पीपल ग्लोबली जो पॉवर्टी में चले गए थे कोविड की वजह से, उसमें से 80 लोग, मतलब 80% लोग तो इंडिया में थे। और रेट ऑफ पॉवर्टी डिक्लाइन है, वो कम है। जो मतलब पॉवर्टी जिस लेवल से, जिस परसेंटेज से कम होनी चाहिए, वो घट गया है, इतना नहीं रहा है। और रिसेंट डेटा इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, एब्सेंट है, इस वजह से एनएसओ बेस्ड जो डेटा है वो नहीं मिल पाया, तो उस वजह से कुछ मेजरमेंट जो है पॉवर्टी के साउथ ईस्ट एशिया में लिमिटेड है, पता नहीं चला है उनका। और आपका नोटेबल सक्सेसिव कोविड-19 जो आपकी क्या सफलता मिली है कंट्री को, तो कुछ नहीं मिला। गवर्नमेंट ने जो स्कीम दी है उसको इंटरनेशनल लेवल पे बताया है, तो वो इसमें लिख दिया है कि भाई कोविड के टाइम पे 85% पॉपुलेशन है, उसको फूड और कैश सपोर्ट दिया गया रूरल एरिया में, जबकि अर्बन हाउस होल्ड को 69%, मतलब 85% आपको रूरल में हेल्प मिली फूड और कैश सपोर्ट में, और 69% को मिली आपको अर्बन में। ठीक है, डिजिटल कैश ट्रांसफर आपका डीबीटी जो दिया गया था, महात्मा गांधी नरेगा वाली जो स्कीम है उसने काफ़ी हेल्प की है इनकम लॉसेस को मिटिगेट करने में, और इसने रिड्यूस किया है जॉब लॉसेस को बाई 7%, मतलब जितना अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए था उसको 7% कम कर दिया है कोविड के टाइम पे। ठीक है, वे फॉरवर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 2 मिनट लगेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए वे फॉरवर्ड रीजन। ये देखिए, ये स्कीम्स हमने डिस्कस कर ली है पहले, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा योजना और श्रम योगी मानधन योजना। बच्चों के लिए कोविड-19 के टाइम पे आपका गरीब कल्याण योजना में आपको फूड दिया गया, इंश्योरेंस हेल्थ वर्कर को किया गया, पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम बनाई गई थी, स्ट्रीट वेंडर के लिए आपका स्वनिधि, पीएम स्वनिधि बनाया गया था। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। ये गवर्नमेंट की स्कीम अभी अपने टारगेट से मिस कर रही है, तो इस पर गवर्नमेंट कभी जवाब देती नहीं है। आप न्यूज़ पढ़ते हो तो देखते रहना क्या चल रहा है इसमें। और अफोर्डेबल कुकिंग फ्यूल के लिए पीएम आपका उज्ज्वला योजना चली थी, सब्सिडाइज क्लीन फ्यूल दिया था, 500 रुपये से सिलेंडर आपका 1000 पहुँच गया। अभी मैंने भरवाया लास्ट मंथ में, तो मेरा तो 1005 रुपये में भरा गया, मतलब जितना ये स्कीम चालू हुआ उसका दुगना लगभग पहुँच गया। ठीक है, वे फॉरवर्ड आप देख लीजिए, वे फॉरवर्ड में ये पॉइंट आप ऐसे कैसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो आपका हो गया है 43 मिनट का, 2 मिनट और लूँगा मैं। ठीक है, इसको एक ही झटके में आप पूरी वीडियो कंप्लीट कर ले, लेकिन देख लीजिए। पहला पॉइंट आपका रीओरिएंट करना है स्पेंडिंग को, जो आपकी सब्सिडीज है टुवर्ड सपोर्टेड टारगेट है टू पुअर एंड वनरेबल ग्रुप। ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह काम आएगा, आपको बहुत सारी जगह काम आएगा जहाँ पर आपको स्पेंडिंग्स को डाइवर्ट करना है। तो रीओरिएंट करना है स्पेंडिंग को सब्सिडीज टुवर्ड सपोर्ट टारगेट से हटा के आपको पुअर एंड वनरेबल ग्रुप पे। इससे क्या होगा, आपको टारगेटेड कैश ट्रांसफर जो है आपको ज़्यादा गरीब और आपके वनरेबल ग्रुप्स को पहुंच पाएगा। दूसरा आपको याद रखना है, इंक्रीज करना है पब्लिक इन्वेस्टमेंट को, जो सपोर्ट कर सके लॉन्ग रन डेवलपमेंट को। जैसे कि आपको ह्यूमन कैपिटल में आपको इन्वेस्ट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रिसर्च डेवलपमेंट में आपको इन्वेस्ट करना है। ये वे फॉरवर्ड जो पॉइंट है ना, जिनको आप काफ़ी जगह यूज कर सकते हैं। मतलब ये यदि 4 पॉइंट है ना, तो आप इसको 4 क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको वे फॉरवर्ड आपको पता है 30 वर्ड का लिखना है, तो ये 4 पॉइंट आप 4 क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट,
साथ में रिफॉर्म करना है फिजिकल पॉलिसी को। सक्सेसिव फिजिकल रिफॉर्म्स आपके रिस्टोर करेंगे पैंडेमिक रिलेटेड लॉसेस है जो कि जरूरत पड़ती है, जहाँ पे सपोर्ट ऑफ सफिशिएंटली पावरफुल डोमेस्टिक कोएलिशन एज वेल एज स्टेप्ड अप ग्लोबल कॉपरेशन। थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड है, एक बार ढंग से तैयार कर लोगे स्टेप अप ग्लोबल कॉपरेशन मिलेगा आपको, तो आपका जो सफिशिएंटली पावरफुल डोमेस्टिक कोएलिशन है उसमें भी हेल्प मिलेगी, उसमें भी सपोर्ट मिलेगा। और फोर्थ आपका मोबिलाइज करना है रेवेन्यू को विदाउट हर्टिंग द पुअर, पुअर को हर्ट किए बिना आपको रेवेन्यू को मोबिलाइज करना है, जिससे आपको क्या है कि प्रॉपर्टी और कार्बन टैक्सेस वगैरह जैसी चीज़ें कंप्लीट किया जा सके, और इसके थ्रू किया जा सके बाई मेकिंग पर्सनल कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस मोर प्रोग्रेसिव। पर्सनल टैक्स और कॉर्पोरेट आपके इनकम टैक्स है उनको प्रोग्रेसिव बनाना है कि उनको बढ़ाए तो वो फायदा आपको पुअर लोगों को उससे मिले। रीजन आपको देखिए, रीजन आप इतने सारे हमने डिस्कस किए लेकिन थोड़ा सा और देख लीजिए, चार इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ा है, राइजिंग फूड और एनर्जी प्राइसेस है जिसकी वजह से आपको पता है 2021 में जो ग्राफ देखा था वो ग्राफ जाना तो आपका यूँ चाहिए था लेकिन वो यहाँ से फिर यूँ हो गया, तो ये फूड प्राइसेस की वजह से ऐसा हो गया था। थर्ड आपका हाई लेवल ऑफ इनफॉर्मेलिटी विच रिस्ट्रिक्टेड बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल आपके रिफॉर्म्स के बेनिफिट को रिस्ट्रिक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे इनफॉर्मेलिटी बहुत ही ज़्यादा लेवल की है, हाई लेवल की है। साथ में फोर्थ पॉइंट है बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड फिजिकल कैपेसिटी एंड वीक डिलीवरी सिस्टम फॉर सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज है। गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज स्टार्ट तो कर देती है लेकिन उनका वीक डिलीवरी सिस्टम है और लिमिटेड फिजिकल कैपेसिटी है, मतलब उनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके, और डिलीवरी सिस्टम भी उनका वीक है। पॉवर्टी एस्टिमेशन में आपका तेंदुलकर, रंगराजन, नीति आयोग की एमपीआई, और आपको फिर से याद रखना है इनको 21, 29 और आपका 25। और अदर कमेटी आपका अलग कमेटी है 79 की, और लकड़ वाला कमेटी आपकी 1993 की। चाइना वाला ये देख लीजिए, ये आपको कहीं अच्छे से केस स्टडी में आपको कंपेयर करके आप ये समझा सकते हैं, तो वो कर सकते हैं कि चाइना ने अपनी देखिए वर्ल्ड बैंक ने पाया है कि 1978 से 2019 तक चाइना ने पॉवर्टी को 77 करोड़ से आपका 55 लाख लोगों तक की लाके छोड़ दिया है। ठीक है, इतना पॉवर्टी को वहाँ पे कर्व कर लिया है, एलिवेट कर लिया है। और चाइना ने डिक्लेयर किया खुद को एक्सट्रीमली पॉवर्टी, मतलब 2 पॉइंट आपका 15 वाला जो था 2.65, ठीक है 2.65 वाला था। ये परसेंटेज आपका डॉलर में है, क्वांटिटी जो है आपकी कि 2.15 है, सॉरी 2.15 और 6.85, तो इतने डॉलर से कम वाली जो लोग पर जो आपका मंथली पर कैपिटा आपका जो एक्सपेंडिचर है उससे कम है 2.15। इस वाली पॉवर्टी को, एक्सट्रीम पॉवर्टी को उन्होंने कर्व कर लिया है। दो इनकी अप्रोच रही है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, कौन कौन सी, एक तो है ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो इकोनॉमी पे फोकस किया, और दूसरा आपका एलिवेशन स्ट्रेटजी। एलिवेशन स्ट्रेटजी में ये है कि उन्होंने एरिया बेस्ड पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटजी यूज़ की, पर्टिकुलर एरिया को चुना, वहाँ पे जो कमियाँ थी उनको दूर किया, ऐसे पॉवर्टी को इरेडिकेट किया वहाँ से। सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट किया, पर्टिकुलर पॉलिसी पर्टिकुलर रीजन में लगाई और वहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन किया। टारगेटेड पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटजी उन्होंने लगाई, तो सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसी, टारगेटेड पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटजी, पॉलिसी स्ट्रेटजी और आपका एरिया बेस्ड स्ट्रेटजी, ये चीज़ आपको लिखना है पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटजी में जो हम यूज़ कर सकते हैं। और ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में आपका है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंक्रीमेंट किया, मैनेज किया अर्बनाइजेशन को, और रूरल अर्बन जो माइग्रेशन है उसको मैनेज किया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, चार चीज़ों को उन्होंने ग्रो किया है, इंक्रीमेंट किया है, मैनेज किया है और इंक्रीज किया है, ये चीज़ें की है। तो ये ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किया है। दूसरा आपका पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटजी है जिसमें स्ट्रेटजी है आपका, पॉलिसी है, और आपका है एरिया बेस्ड पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटजी, टारगेटेड पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटजी। तो ये चीज़ चाइना ने की है, इस तरह से ये रिपोर्ट हुई। रिपोर्ट का सिर्फ नाम बहुत जरूरी है, कोविड-19 पर लिख देना कि पुलिस ने बताया कि कोविड की वजह से ऐसा हुआ है। ये ग्राफ लिख दोगे ना तो ग्राफ आपका ग्राफ बना दोगे बहुत शानदार। इस रिपोर्ट का बस आपने इतना लंबा वीडियो देखा है, लास्ट तक आप पहुंचे हैं, तो आपको ये वाला ग्राफ तो बनाना आना ही चाहिए। इसको आप कहीं भी पुट कर सकते हैं अच्छी जगह पे, डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई कंस्ट्रेंट्स आते हैं, पॉवर्टी या हंगर वाला जो चीज़ आती है, तो ये वहाँ पे इनको पुट कर सकते हैं। आई होप सेशन बहुत लंबा हो गया, आगे ज़्यादा इसमें कुछ अपन कहेंगे नहीं। सेशन पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। लेकिन इससे आप देखिए, इससे आपका लगभग 45 क्वेश्चन का 45 मार्क्स का आपका टॉपिक तैयार हो गया। मैं आपको ये बता दूं, ये GS1 में आपको इसको कवर करना था वो आपने कर लिया, GS2 में इसको कवर करना था वो आपने कर लिया, और GS3 में इसको कवर करना था वो आपने कर लिया। मतलब ये चीज़ करने के लिए आपको किसी कोचिंग वगैरह में जाने के लिए 3 आवर्स का आपको टाइम चाहिए था, जो आपने लगभग 45 to 50 मिनट में कर लिया। और इतना डेटा आपको इसमें मिल गया ना कि आप खुद लिखेंगे ना तो आपको लगभग वही 1.5 घंटा लगना है इसको नोट करने में। इतना मैंने आपको जल्दी से बता दिया है, और जब भी अब आएगा तो इस वीडियो का रेफरेंस देके अपन आगे बढ़ेंगे। ये जो ग्राफ आपका, इसको भी वहाँ पे डिस्कस
बार बार में करेंगे कि वो वाला ग्राफ बनाया था, हिस्टोरिकल डेटा, करंट प्रोजेक्शन वगैरह ऐसी चीज़ें हैं वो सब डिस्कस करेंगे। चलो और ज़्यादा नहीं खींचते, आगे अगले पार्ट में हम मिलेंगे कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में इकोनॉमी के। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।